साल 1952, 25 अक्टूबर का दिन। भारत के पहले आम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। मतदान के लिए बूथें तैयार हैं और मतदान करने के लिए लोगों की एक लंबी लाइन पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी है। जनता अपनी बारी का इंतजार कर ही रही है कि देखते ही देखते एक बड़ी संख्या में नकाबपोश आते हैं और ये पोलिंग बूथ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पब्लिक कुछ समझ पाती इसके पहले ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और उसी बीच अचानक से एक भारी भरकम आवाज सुनाई देती है। लोकतंत्र चाहते हो, वोट डालने आए हो, कान खोल कर सुन लो। जो भी वोट डालने आएगा उसका यही अंजाम होगा। लोकतंत्र से किसी का भी फायदा नहीं हुआ। जितनी जल्दी हो सके तुम लोग ये बात समझ जाओ। धमकी भरा ये वाक्य उस समय के एक खतरनाक डाकू भूपत सिंह चौहान का था, जिसके सिर्फ नाम से ही बस लोग कांप जाते थे। लेकिन कुछ सालों बाद यही भूपत सिंह चौहान भागकर पाकिस्तान चला जाता है, अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाता है और अपना नया नाम रखता है अमीन यूसुफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भाई आखिर कौन था ये डाकू भूपत सिंह, क्या थी इसकी कसम और इसे भागकर पाकिस्तान क्यों जाना पड़ा? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की सफलता के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड शुरुआत से ही नेगेटिव अप्रोच से भरा रहा है। न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया इस बात के इंतजार में बैठी रहती थी कि कब जो है भारत के हजारों टुकड़े हो जाएं, कब यहाँ सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन साल दर साल गुजरते हुए और ब्रिटेन का लॉन्ग अवेटेड ड्रीम कभी पूरा हो ही नहीं पाया। खैर, एक तरफ जहां 1952 के अक्टूबर महीने में भारत में पहले लोकतांत्रिक चुनाव करवाने की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आजाद भारत के रजवाड़े यानी राजा महाराजाओं की नींद उड़ी हुई थी। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि भारत में स्टैब्लिश होने जा रहा लोकतंत्र का जिन उनकी राजतंत्र और राजशाही को निगल जाएगा। कांग्रेस ऐसे ऐसे कानून और बिल लाने वाली थी जिससे आम जनता राजा की और राजा आम जनता की कैटेगरी में आने वाले थे। सोचने वाली बात है कि आखिर जो आज तक पोजीशन ऑफ पावर में थे, प्रजा इनके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती थी, वो अपनी हाथ से सत्ता और ताकत चाहते कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? ऐसी हालत में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था कि साम दाम दंड और भेद की नीति की मदद से भारत में स्थापित होने जा रही लोकतंत्र की जड़ें ही काट दी जाएं। अब साल 1952 में अमेरिकी मैगजीन न्यूयॉर्कर में पब्लिश इस आर्टिकल की इन लाइनों को जरा ध्यान से पढ़िए। वो और उसका गैंग बंबई प्रेसिडेंसी के नॉर्दर्न विलेज में छापे मार रहा था, लूटपाट कर रहा था और बेकसूर गांव वालों की हत्या कर रहा था। कुछ समय पहले सरकार ने कई राजकुमारों को अरेस्ट किया। उन राजकुमारों पर इनोसेंट फार्मर्स की हत्या करवाकर सरकार को बदनाम करने का भी आरोप था। सरकार के अनुसार इस टेररिज्म का एम गांव वालों को इस बात का यकीन दिलाना था कि डेमोक्रेसी से सिर्फ वायलेंस और डिस्टर्बेंस ही पैदा हो सकती है। जितनी भी हत्याएं और जिस प्रकार से अशांति देश में फैल रही थी, उसका कारण लोकतंत्र है। लेकिन इस विदेशी मैगजीन के आर्टिकल में बात की जा रही थी इंडिया के एक खूंखार डाकू भूपत सिंह की। उस वक्त के इंडियन न्यूज़पेपर्स भी भूपत सिंह के टेरर की खबरों से भरे रहा करते थे। इंडियन गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के लिए श्राप बन गए इस डाकू में रजवाड़ों को भारत से डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखने लगी। बहुत सारे रजवाड़ों ने उसे प्रोटेक्शन देने का प्लान बनाया। इन्हीं रजवाड़ों की हेल्प से 25 अक्टूबर 1951 को होने वाले चुनाव से ठीक 5 से 6 महीने पहले से भूपत सिंह का आतंक आसमान छूने लगा। चुनाव की तैयारी में लगे या वोट डालने के लिए खड़े लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। कितनों की तो बेरहमी से हत्या कर डाली। भूपत सिंह की ताकत और खौफ दोनों ही बढ़ चुका था और इधर सरकार का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। सरकार ने बेलगाम होते इस डाकू के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी। इस दिशा में भूपत सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कर डाली गई। लेकिन अब बारी थी इन रियासतों और उनके मालिकों की नकेल को कसने की, क्योंकि इन्होंने ही तो भूपत सिंह को हथियारों और पैसों से मदद की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मामले को टेररिज्म की कैटेगरी में डाला और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए भूपत की हेल्प और उससे गैर कानूनी काम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करने के आरोप में सबसे पहले रियासतों के राजकुमारों को अरेस्ट किया। भारत सरकार के अधिकारियों के अनुसार इन्हीं राजकुमारों ने कांग्रेस द्वारा लागू किए जा रहे लैंड रिफॉर्म को असफल करने की कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए
भूपत को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की थी। इन रजवाड़ों ने लोकल पुलिस को भी खरीद लिया था, जिसके कारण भूपत सिंह के किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी पर पुलिस ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस पूरे एपिसोड का केवल एक मकसद था दोस्तों, कांग्रेस को चुनावों में हराना और लोकतंत्र के अगेंस्ट एक एनवायरमेंट तैयार करना और फिर बाद में इसी मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना। लेकिन इन रजवाड़ों के इस प्लान पर उस वक्त पानी फिर गया जब इलेक्शन के रिजल्ट आए। चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत हुई। अकेले सौराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने सभी 6 लोकसभा की सीटें और 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें जीत ली। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस और मजबूत हो गई और डाकू भूपत सिंह को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये डाकू अपने मरते दम तक भारत सरकार के हाथ नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि भाई ये भूपत सिंह इतना बड़ा डाकू कैसे बन गया। तो देखिए, डाकू भूपत सिंह की कहानी की शुरुआत होती है साल 1941 से, जब गायकवाड़ रियासत में ऑर्गेनाइज होने जा रहे स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के मकसद से भूपत सिंह चौहान वहां पर गया। कंपटीशन की शुरुआत होती है और भूपत सिंह इस कंपटीशन में छा जाता है। जहां 6 खेलों में फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो वहीं 7 में वो सेकंड नंबर पर रहा। भूपत की काबिलियत के चर्चे वागनिया रियासत के महाराजा अमरवाला के कानों तक पहुंचे। उन्होंने उसे बुलाया और अपने यहाँ नौकरी देने की बात कही। इस ऑफर को भूपत सिंह ने तत्काल एक्सेप्ट कर लिया और अगले ही दिन से पूरी मेहनत और लगन से उनके यहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। भूपत को बहुत सारे काम आते थे, जैसे घोड़ा चलाना, गाड़ी चलाना, गोली चलाना वगैरह वगैरह, और बहुत जल्द ही ये राजा के काफी करीब भी हो गया। देखते ही देखते साल 1947 का वो समय भी आ गया जब भूपत सिंह की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। इंडिया की इंडिपेंडेंस होने के साथ ही देश के राजाओं और उनके रियासतों की ताकत को कम करने का एक कैंपेन शुरू हो गया। इस कैंपेन के विक्टिम अमरवाला भी बने। पुलिस ने इनके और भूपत सिंह के अगेंस्ट केस बनाया और उन्हें वहां की जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद राजा की मौत जेल में ही हो गई, लेकिन भूपत जेल के मकड़ जाल में फंसा रह गया। पुलिस उसे छोड़ नहीं रही थी। ऐसे में उसने जेल से भागने का प्लान बनाया और अपने एक साथी यानी राणा भगवान डागर की सहायता से वो जेल से फरार हो जाता है। यही वो घटना थी जहां से खिलाड़ी भूपत सिंह के डाकू बनने की कहानी की शुरुआत होती है। वागनिया से फरार होने के बाद भूपत ने राणा के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। मात्र 2 लोगों की संख्या से शुरू हुए इस गैंग में देखते ही देखते कब 42 लोग शामिल हो गए पता नहीं चला। ये गैंग डकैती और अपहरण का काम करने लगा। धीरे धीरे ये गैंग बढ़ने लगा। सिर्फ 3 सालों के अंदर ही इस गैंग ने 87 हत्याएं और 9 लाख रुपयों की डकैती की। लेकिन इतने पर ही ये क्रिमिनल शांत बैठने वाला नहीं था, बल्कि 1000 लोगों को मौत की घाट उतारना उसका मकसद था। इस मकसद को पूरा करने के बाद कलकत्ता स्थित काली मंदिर का दर्शन करना उसका प्रण। लेकिन भूपत और उसके गैंग का एक अनदेखा और अनसुना पहलू भी था। जी हाँ, वो या उसका गैंग कभी भी महिलाओं पर हमला नहीं करते थे। उस वक्त के दौरान होने वाले कई हिंदू मुस्लिम दंगों में उसने दोनों धर्म की औरतों की इज्जत को बचाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भूपत गरीब लड़कियों की शादी भी करवाता था और कई बार अपने लूटे हुए पैसों को गरीबों में बांट दिया करता था। अब इस संबंध में बहुत फेमस स्टोरी है कि कैसे एक बार उसने एक सोने की दुकान को लूटा और उस लूट से मिले सोने और चांदी के सिक्के बाजार में उछाल दिए। ऐसी कहानियों के चलते जल्द ही पब्लिक के बीच उसकी छवि एक मसीहा की हो गई। लोग उसे देसी रॉबिन हुड कहकर पुकारने लगे। उसकी इस दरियादिली वाली छवि के कारण लोग उसे अपने घरों में छिपने तक की जगह भी देने लगे थे। जी हाँ, लेकिन इस डाकू ने जब रियासतों के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को ही चुनौती देना शुरू किया, तब सरकार के लिए इसको पकड़ना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। तभी इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री होती है एक सिंघम पुलिस ऑफिसर की, जिसका नाम था विष्णु गोपाल कानिटकर। कानिटकर को इसी डाकू को पकड़ने के मकसद से आईजी बनाकर सौराष्ट्र भेजा गया था। कानिटकर ने इस मिशन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स ने सबसे पहले गैंग की सुरक्षा में सेंध डाली, यानी इस गैंग में छिपे जासूस के भेष में पुलिस फोर्स के स्किल्ड स्पाई को भेजा जाने लगा। इन्हीं में से एक थे पागी। पागी उन्हें कहा जाता था जो रेत पर चले लोगों के पैर के निशान को पहचान सकते थे। अपनी इसी टीम की सहायता से कानिटकर ने भूपत के कई ठिकानों को बंद करवा दिया। इस गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन भूपत अभी भी उनके हाथ नहीं लगा था। भूपत का दुस्साहस वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था भाई। अब वो पुलिस को डायरेक्ट चैलेंज करने लगा। हर लूट और डकैती से पहले वो पुलिस के नाम एक लेटर लिखता
जिसमें लूट की डेट और टाइम भी लिखा होता था। और यही नहीं, भूपत अपने से 10 साल उम्र में बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर कानिटकर के नाम लिखी हर चिट्ठी में कानिटकर को डीकरा कहकर बुलाता था। गुजराती शब्द डीकरा का मतलब बेटा होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि पुलिस को भूपत बच्चा समझता था। पुलिस के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि जब भी उसके खिलाफ कोई आवाज उठती थी तो वो इंसान की नाक और कान काट देता, और वही व्यक्ति जब आत्महत्या करने का प्रयास करता तो उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देता। ऐसी हालत में उसे जिंदा रहना होता था और सोसाइटी की बेइज्जती भी झेलनी पड़ती थी। एक बार कानिटकर के पास राजकोट से एक लूट की खबर मिलती है। अब जब कानिटकर घटनास्थल पर पहुंचे तो एक पर्ची उनके हाथ लगी। इस पर्ची को पढ़ने से पता चला कि इस डकैती में किसी रियासत के राजकुमार की कार का इस्तेमाल किया गया है। कानिटकर ने फौरन उस राजकुमार को ढूंढा और सही जानकारी देने के लिए दबाव डाला तो पता चला कि भूपत का एक आदमी उनके यहाँ पर छिपा हुआ है। भूपत का ये आदमी गोलीबारी में मारा गया। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने भूपत के सबसे करीबी राणा को भी एनकाउंटर में मार गिराया। राणा की मौत से उसे समझ में आ गया कि भाई अब वो ज्यादा दिन तक पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता है। अब उसके पास सुरक्षित रहने और पुलिस की आंखों से ओझल होने का बस एक ही तरीका बचा था, सरहद पार करना। सरहद पार करने की दिशा में उसका शातिर दिमाग काम करने लगा। 6 जून 1952 की रात भूपत अपने 3 साथियों के साथ पाकिस्तान की सीमा में घुस जाता है, लेकिन सीमा पर ही उसे पाकिस्तानी पुलिस पकड़ लेती है और इल्लीगल हथियार और गोला बारूद रखने के अपराध में उसे 1 साल की जेल की सजा दे दी जाती है। 1 साल की सजा काटने के बाद वो रिहा भी कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ना उसे जान का खतरा था और ना उसे पुलिस का डर था। भूपत पाकिस्तान ये सोचकर भागा था कि भाई 1 साल के बाद वो वापस भारत आ जाएगा, लेकिन भारत आने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में पुलिस उसको गिरफ्तार करने के इंतजार में जो बैठी हुई थी। इसलिए वो हमेशा के लिए पाकिस्तान का ही होकर रह गया। उसने कराची को अपना घर बना लिया और वहां दूध बेचना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ इतने से बात बनती ना देख उसने अपना धर्म परिवर्तन भी कर डाला। भूपत सिंह चौहान धर्म बदलकर अब अमीन यूसुफ बन गया और कुछ दिनों के बाद वहां की एक लड़की से शादी भी कर लेता है। इधर इंडियन पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट इस डाकू को अभी भी भारत लाना चाहती थी और उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी। इस संबंध में पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा से बातचीत भी की गई और इस बातचीत में बोगरा भूपत सिंह को भारत को सौंपने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान की हमेशा से एक आदत रही है, वो फिर अपनी बात से पलटी खा गया और भूपत सिंह को देने से इनकार कर दिया। इधर भूपत सिंह उर्फ अमीन यूसुफ खुद को भारत के फंदे से बचाने के लिए अलग लेवल के खेल खेलने में बिजी हो गया। उसने खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक और हिंदुस्तान को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। पाकिस्तान में समर्थन जुटाने के लिए उसने दलीलें देना शुरू कर दिया। उस वक्त की एक महत्वपूर्ण अखबार ब्लिट्ज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उसका बयान कुछ यूं छपा था: मेरी रियासत यानी जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय हुआ था, लेकिन भारत की सेना ने हम पर हमला कर दिया। हमने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हम जीत नहीं पाए। अंत में मुझे पाकिस्तान में ही शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान ने मेरी जान बचाई और उसके लिए मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। अब इसका यह बयान किसी मजाक के जैसा लगता है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि जूनागढ़ का विलय 9 नवंबर 1947 को जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था, जिसमें मात्र 91 वोट पाकिस्तान के खाते में गए थे, जबकि 1,90,870 लोगों ने भारत को चुना था। लेकिन भूपत ने खुद को भारत से बचाने के लिए इस झूठ का सहारा लिया। वो सिर्फ यही नहीं रुकने वाला था, उसने अपने समर्थन में 1500 रुपयों का एक कोष बनाया और इन्हीं पैसों से उसने जूनागढ़ संघर्ष पर एक फिल्म बनाने की अनाउंसमेंट कर डाली। अब जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में भारत को विलेन और पाकिस्तान को एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करने का मकसद था। उसकी इस पाकिस्तान परस्ती का इनाम उसे मिला। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान का नागरिक बन गया और मरते दम तक वो पाकिस्तान में ही रहा। साल 2006 में उसकी मौत हो जाती है और उसे वहीं के एक कब्र में दफन कर दिया जाता है। अपने पीछे वो 4 बेटियां और 2 बेटों को छोड़कर गया। अभी तक हम यही मानते आ रहे थे कि दाऊद इब्राहिम ही भारत का पहला ऐसा अपराधी है दोस्तों, जिसे पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर पनाह दे रखी है। लेकिन इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि भूपत सिंह चौहान ही वो पहला अपराधी था जिसको पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने देश में पनाह दी थी। तो ये थी आज की कहानी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।